बजट, केंद्र सरकार का बजट अखबार के पन्नों पर, टीवी स्क्रीन पर, आज इसी की चर्चा है। इस बजट से जो निकलेगा अगले 12 महीने लगभग उसी के इर्द गिर्द हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी और उसका सीधा असर हमारे पॉकेट्स पर भी पड़ेगा। ऐसे में ये बजट की जो गूंज है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कई बार टफ टॉपिक में बदल जाती है जब हम इसके कुछ कीवर्ड्स के बारे में नहीं जान पाते या फिर उसके इम्पैक्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो इसी इम्पैक्ट को आज हम यहाँ पर समझेंगे और ऐसे में हम इस बजट की पाठशाला में आपको इन पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं जिनको जानने से पूरे साल हमारे पॉकेट्स पर क्या असर पड़ेगा, हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद आखिर क्या है। जीडीपी, अक्सर आपने बजट के दौरान, बजट के भाषण के दौरान या कई बार ये इकोनॉमिक वर्ड सुना होगा, जीडीपी। तो जीडीपी क्या है अब आप ये समझिए। बजट भाषण के दौरान या उसके बाद हर एक क्वार्टर में हम जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करते हैं। दरअसल इसका मतलब है देश में किसी निर्धारित वक्त के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जीडीपी का आंकलन साल में 4 बार होता है, मतलब 3 महीने में एक बार। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है तो देश की आर्थिक सेहत अच्छी मानी जाएगी और आंकड़े गिरे हैं तो देश की इकोनॉमी में गिरावट मानी जाएगी। तो जीडीपी आपने समझ लिया। अब आता है राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है समझिए। फिस्कल डेफिसिट को हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं और इसका सीधा मतलब है देश की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच अंतर। फिस्कल डेफिसिट की स्थिति तब बनती है जब सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर रही है। अब जो अगला शब्द है वो है राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन है। सरकार को राजस्व यानी कि रेवेन्यू से होने वाले आय खर्च करने की तुलना कम हो तो इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो सरकार को नियमित कर, शुल्क एवं ब्याज से जो आय होती है उसे वेतन, पेंशन, दफ्तरों के रखरखाव और सब्सिडी पर खर्च करती है और इसी आय और खर्च में यदि आय कम और खर्च ज़्यादा हो तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। अब जो अगला शब्द है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस रकम के जरिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने या फिर अधिग्रहण करने पर खर्च करती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा सरकार देश में एयरपोर्ट, जितने भी हवाई अड्डे हैं, हाईवे, फ्लाईओवर, ज़मीन, मशीनें और इमारतें वगैरह बनाती है। इसके अलावा सरकार यदि अपने उधार का भुगतान करती है, ये आधी लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को हटा दीजिएगा। इसके अलावा उधार का भुगतान करती लाइन नहीं चलेगी। अब जो अगला शब्द है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय क्या है ये भी समझिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हिंदी में राजस्व व्यय कहते हैं और इस मद में खर्च पूंजीगत खर्च से अलग होता है। इससे देश में किसी अचल संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के द्वारा आपको समझाएं तो सरकार अपने लोगों के वेतन, पेंशन अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं पर इसी मद से खर्च करती है। अब जो अगला शब्द है वो आता है पब्लिक अकाउंट यानी कि लोक लेखा, जिसको कि पब्लिक अकाउंट भी कहा जाता है। दरअसल केंद्र सरकार एक बैंकर के तौर पर भी कार्य करती है। आम लोग प्रोविडेंट फंड्स, स्मॉल सेविंग्स और फंड डिपॉजिट में जो पैसे जमा करते हैं वो इसी पब्लिक अकाउंट में ही जमा होते हैं। इसे हिंदी में लोक लेखा कहा जाता है और इस अकाउंट में जमा रकम सरकार को निर्धारित समय के बाद इसे असल मालिकों को वापस देनी पड़ती है। अब आता है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, ये ऐसे टैक्स होते हैं जिन्हें देश के नागरिकों से सीधे सीधे वसूल किया जाता है। इसमें इनकम टैक्स आता है, कारोबार से कमाई पर टैक्स, शेयरों या दूसरी संपत्तियों से हुई कमाई पर लगने वाला टैक्स शामिल होते हैं। ये ऐसे अनिवार्य टैक्स होते हैं जिन्हें देना नागरिकों के लिए बाध्यकारी है, यानी इन टैक्सों को देना जरूरी है ही। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहते हैं और ये वो टैक्स होते हैं जिन्हें आम नागरिक सीधे तौर पर जमा नहीं करते। इसे सरकारें अलग अलग तरीके से वसूल करती हैं। जैसे आप बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो सरकार उस पर टैक्स वसूलती है। मसलन कपड़े, जूते हों, किताब, पेन, किचन के सामान, घर के सामान, कार आदि, ये कर भारत में उत्पादित, आयातित या फिर निर्यातित उत्पादों पर लगाया जाता है और अप्रत्यक्ष करों से उत्पाद कर यानी कि एक्साइज ड्यूटी तथा सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी भी इसमें शामिल होते हैं।
अब जो अगला शब्द है वो आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, बहुत बार आपने इसका जिक्र सुना होगा। आपकी आय होने पर आपकी आय में से ही वसूल किए गए टैक्स को आयकर या फिर इनकम टैक्स कहते हैं। बहुत सरल भाषा है इसकी। इनकम टैक्स की दो रजीम यानी कि व्यवस्था फिलहाल मौजूद हैं, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। अब जो अगला शब्द आता है वो है कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि, जिसको हिंदी में समेकित निधि कहते हैं। ये दरअसल सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फंड है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व का भंडार होता है। इसमें आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और गैर कर राजस्व जैसे विभिन्न स्रोतों से हासिल आय शामिल होती है। खास बात यह कि समेकित निधि से रकम का निष्कासन केवल संसद से अनुमति मिलने के बाद ही हो सकता है। अब जो अगला शब्द आता है वो है कंटिंजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि। कंटिंजेंसी फंड, इसको हिंदी में कहते हैं आकस्मिक निधि। इस फंड का निर्माण इमरजेंसी के लिए यानी कि आकस्मिक खर्चों के लिए किया जाता है, जो खर्चे अचानक से आ गए हों। आपके घर में भी बजट होता होगा तो ऐसे कुछ पैसे आप बचाते खुद भी होंगे ताकि जो इमरजेंसी वाले खर्चे हैं या जो अचानक जो खर्चे आ जाएं उनमें उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इन्हीं के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस फंड से राशि को निकालने के लिए सरकार को संसद से स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। सरकार इस तरह के फंड से निकाली गई राशि का इस्तेमाल भूकंप, बाढ़, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मसलों पर करती है। इस फंड से राशि निकालने के लिए सरकार को राष्ट्रपति से मंजूरी भी यहाँ पर लेनी पड़ती है। तो ये तमाम ऐसे शब्द हमने आज आपको समझाए जो बेहद कठिन हैं और बजट भाषण जब जब वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है उनमें इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आसान शब्दों में आपने समझ लिया बजट से जुड़े हुए वो सबसे टफ कीवर्ड्स। तो आज बजट पेश हो रहा है, आपको क्या लगता है इसमें जो कितने फायदे आपको पहुंचेंगे और आपके हिसाब से क्या बजट बिल्कुल ठीक है या फिर कुछ सुधार उसमें और किए जाने चाहिए थे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।